हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफ़र। सरप्लस ट्रांसफ़र आरबीआई का ये कौन सा मेथड है जिसके थ्रू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई जितना भी सरप्लस अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करती है। इसमें प्रोविज़न कौन सा है, कौन सा सेक्शन है आरबीआई के एक्ट के थ्रू जिसके थ्रू ये पावर है, इनके पास अथॉरिटी है। ऑल्सो आरबीआई कहाँ-कहाँ से अपनी अर्निंग्स करती है और ये जो सरप्लस ट्रांसफ़र है ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। और आरबीआई के अदर जो फंक्शंस हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। सो ये आपका जो जीएस पेपर 3 है उसमें ये पार्ट बनता है। सो आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। सो आरबीआई में ट्रांसफर अ रिकॉर्ड ऑफ रुपीज 2.5 to 3 lakh crore as surplus to the government for financial year 2025-20 24-25. The central board reviewed the economic capital framework on May 15, 2025 ahead of deciding the transfer of amount. So यहाँ पे जो अभी न्यूज़ में चल रहा है दैट इज़ कि आरबीआई अभी रिसेंटली 2.5 लाख से लेकर 3 लाख करोड़ तक जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ सरप्लस अमाउंट जो है ट्रांसफर करेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अभी जो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है उन्होंने ये यहाँ पे रिव्यू लिया है, उन्होंने इसका रिव्यू किया है। और जो रिव्यू करने वाली जो एक पार्टी है या फिर जो कमिटी है दैट इज़ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है ये 2019 में लाया गया था जब बिमल जालन कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन किया था। तो ये प्रॉपर कितना आरबीआई के पास प्रॉफिट है, कितना एक्सपेंडिचर है और कितने रिस्क प्रोविजंस है उनको यहाँ पे रखकर उनकी कैलकुलेशन करके ये यहाँ पे जो सरप्लस अमाउंट है उसकी यहाँ पे प्रॉपर मेजरिंग करते हैं, उसको मेजर करते हैं। और इसके ऊपर जो डिसाइड करेगा दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सरप्लस ट्रांसफर। सरप्लस ट्रांसफर होता क्या है? आरबीआई ट्रांसफर इट्स नेट प्रॉफिट टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी प्रोविजंस। तो इसमें सिंपली कह रहे हैं कि आरबीआई जो है अपने सरप्लस की अगर हम बात करें तो आरबीआई अपनी टोटल इनकम माइनस आरबीआई का जो एक्सपेंस है और साथ साथ में कुछ एक रिस्क प्रोविजंस भी होते हैं जिनको आरबीआई साथ में रखता है और उसको भी यहाँ पे माइनस करता है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख लेते हैं दीज आर दी प्रोविजंस। तो आरबीआई का जो टोटल इनकम है माइनस आरबीआई का जो एक्सपेंस है और आरबीआई के जो प्रोविजंस है, राइट। और यहाँ पे रखा जाता है सरप्लस, जो भी अमाउंट है सरप्लस ट्रांसफर। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सो आरबीआई जो है अपना नेट प्रॉफिट जो है उसको माइनस करता है एक्सपेंडिचर से, साथ साथ में कुछ एक प्रोविजन से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना भी एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट रहता है वो ट्रांसफर करता है। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज सरप्लस ट्रांसफर। इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को सरप्लस ट्रांसफर कहा जाता है। यहाँ पे डिविडेंड की पेमेंट नहीं रखी जाती है कि डिविडेंड का सिंपल सा मीनिंग होती है प्रॉफिट फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई को किसी कमर्शियल एंटिटी से कोई प्रॉफिट आ रहा है या कोई डिविडेंड आता है तो डिविडेंड शेयरिंग की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो बात की जा रही है दैट इज टोटल इनकम ऑफ द आरबीआई माइनस एक्सपेंसेस ऑफ द आरबीआई एंड आल्सो द कम सम की प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई। क्योंकि आरबीआई जो है यहाँ पे डिविडेंड नहीं दे सकता क्योंकि आरबीआई जो है एक टाइप से कमर्शियल बॉडी नहीं है, ये सेंट्रल बैंक है भारत का। नेक्स्ट लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे कानूनन रूप से यहाँ पे कौन सा यहाँ पे अधिनियम है, कौन सा यहाँ पे कानून है जिसके थ्रू आरबीआई को जो है यहाँ पे सरप्लस ट्रांसफर करने की यहाँ पे अनुमति है। सो आरबीआई जो है इसका सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसका सेक्शन 47 कहता है कि इस एक्ट के पास यहाँ पे मैंडेट है फॉर मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। तो आरबीआई जो है बैड और डाउटफुल डेप्ट के ऊपर जो है यहाँ पे काम कर सकता है। डेप्रिसिएशन जो हो रही है एसेट्स की उसके ऊपर ये निगरानी कर सकता है। स्टाफ बेनिफिट एंड सुपर एनुएशन इनको कैलकुलेट करने के बाद अगर इसके बाद अदर रूटीन बैंकिंग जो है उसके ऊपर काम करता है। और रिमेनिंग जो सरप्लस अमाउंट रहेगा वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आरबीआई का जो आरबीआई एक्ट है 1934 उसका सेक्शन 47 कहता है कि आरबीआई के पास ये जो एक्ट है ये मैंडेट रखता है कि पहले आपको बैड और डाउटफुल डेप्ट को देखना है, उसके बाद डेप्रिसिएशन जो हो रही है एसेट्स में उनको देखना है, स्टाफ का बेनिफिट, स्टाफ की सैलरीज के अलावा एक्सपेंसेस के बाद जितना भी रिमेनिंग अमाउंट रहता है सरप्लस वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा भारत की सरकार को। तो इसी तरह से ये प्रोविजन जो है आरबीआई के एक्ट 1934 के सेक्शन 47 से ये इनको मैंडेट देता है।
नेक्स्ट, अब मेजर सोर्सेज ऑफ आरबीआई इनकम। आरबीआई की मेजर कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आरबीआई अपनी इनकम जनरेट करता है, जहाँ से आरबीआई की आय आती है या फिर इनकम आती है। आरबीआई अर्न्स इनकम प्राइमरली थ्रू, फर्स्ट इज इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉरेन एसेट्स लाइक बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, डिपॉजिट विद अदर सेंट्रल बैंक्स। तो आरबीआई का जो इंटरेस्ट आता है आरबीआई को डिफरेंट टाइप के जो फॉरेन एसेट्स हैं, चाहे वो कोई ट्रेजरी बिल है, चाहे कोई बॉन्ड है, चाहे किसी अदर सेंट्रल बैंक में आरबीआई का अगर कोई पैसा है या कोई अमाउंट है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो आरबीआई का एक टाइप से इनकम है। दूसरा जो इनकम है दैट इज सिक्योरिटीज, डोमेस्टिक सिक्योरिटीज मेनली फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर आरबीआई ने यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहाँ से जो भी इनकम आएगी वो आरबीआई का एक टाइप से इनकम रहता है, प्रॉफिट रहता है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लैंडिंग टू दी बैंक्स। तो आरबीआई जो है रेपो ऑपरेशंस के साथ भी यहाँ पे, जैसे हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो, रिवर्स रेपो एंड रेपो रेट, ये सब यहाँ पे प्रॉपर आरबीआई के कुछ एक टूल्स हैं, कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, कुछ एक क्वालिटेटिव टूल हैं जिसको आरबीआई यूज़ करता है फॉर दी बैंकिंग। तो यहाँ पे आरबीआई जो है रेपो ऑपरेशंस के थ्रू शॉर्ट टर्म जो लैंडिंग करता है, शॉर्ट टर्म जो लोन देता है बैंक्स को, उसके थ्रू भी इनकम जनरेट करता है। फोर्थ, कमीशन फॉर मैनेजिंग बोरोइंग्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कई बार केंद्र की सरकार और कई बार राज्य की सरकार जो है वो भी मनी बोरो करती है फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई। तो कई बार राज्य की सरकार, कभी केंद्र की सरकार जो है आरबीआई से अपने जो बोरोइंग्स हैं, अपनी जो उधारी है, उसको कई बार यहाँ से मैनेज करवाता है। सर्विस चार्जेस फॉर मैनेजिंग दी करेंसी एंड दी पेमेंट सिस्टम। तो कई बार सर्विस चार्ज भी आरबीआई चार्ज करता है ऑन दी मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी एंड दी पेटीएम सिस्टम्स या फिर पेमेंट सिस्टम्स। तो अब ये हैं आरबीआई के इनकम। अब एक्सपेंडिचर की बात करें कि आरबीआई का खर्चा क्या है, आरबीआई के एक्सपेंसेस क्या है, तो पहला जो एक्सपेंस है सबसे बड़ा दैट इज प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी नोट्स। तो जितने भी करेंसी नोट्स हैं इनका प्रिंट करना, ये इनके लिए बहुत बड़ा एक भारी भरकम खर्चा रहता है। दूसरा, स्टाफ सैलरी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो आरबीआई में जैसे देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा हाई पे यहाँ पे मिलती है, तो उनकी स्टाफ की सैलरी और रिटायरमेंट भी इनका एक खर्चा है। कमीशन टू बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स इन्वॉल्व इन दी पब्लिक डेट ट्रांजेक्शन। तो जो भी बैंक्स या कोई भी अदर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर जिसको एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अगर वो पूरे के पूरे डीलर्स की तरह काम कर रहे हैं पब्लिक डेट को और उसके ट्रांजेक्शन्स को क्लियर करने में, तो उसके लिए भी आरबीआई को उनको कमीशन देना पड़ता। तो ये आरबीआई के कुछ एक इनकम और कुछ एक यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट, हाउ इज दी आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर डिसाइडेड। तो आरबीआई का जो सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर है उसको डिसाइड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो है दैट इज ईसीएफ, दैट इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जो कि अडॉप्ट किया गया था 26 अगस्त 2019 में। और इसको रिकमेंड करने वाले जो व्यक्ति थे या फिर कमेटी थी दैट इज विमल जालन कमेटी। तो उन्होंने इसके लिए ये फॉर्मूला बनाया था जिसमें हमने देखा कि जो सरप्लस ट्रांसफर है, सरप्लस ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के सरप्लस ट्रांसफर इक्वल टू आरबीआई का इनकम, आरबीआई का एक्सपेंस और अदर की प्रोविजंस, सो माइनस प्रोविजन। सो ये जो फॉर्मूला है ये सजेस्ट किया था विमल जालन कमेटी, जो कि 2019 में बनाई गई थी। दूसरा, और इसको इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कहते हैं। सेकंड जो है कंटिजेंस रिस्क बफर, यहाँ पे CRB भी रखा जाता है, दैट इज कंटिजेंस रिस्क बफर रेंज। मतलब रिस्क प्रोविजनिंग जो है ये मेंटेन करनी पड़ेगी आपको 5.5 से लेकर 6.5% तक आरबीआई की सीट पे। तो ये जो प्रोविजन यहाँ पे हमने लिखा है 5.5% से लेकर 6.5% तक जो है हमें रिस्क प्रोविजनिंग भी करनी पड़ती है, इसको भी इस फॉर्मूले में यूज किया जाता है। थर्ड जो है यहाँ पे सरप्लस को इन्होंने पूरा का पूरा एग्जाम्पल में दे रखा है, दैट इज सरप्लस इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर माइनस रिस्क प्रोविजन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंस CRB। उसके बाद जितना भी अमाउंट बचता है वो सारा का सारा ट्रांसफर किया जाता है टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। और फोर्थ जो प्रोविजन है अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल, आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है इसके ऊपर वो अपना प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर चैनल के थ्रू डिसीजन लेता है। और ये जो डिसीजन है ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में लिया जाता है, दैट इज जुलाई टू जून मंथ। सो दिस इज रिगार्डिंग आरबीआई का सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर, जिसमें हमने फॉर्मूला देखा कौन सी कमेटी ने इसमें यहाँ पे रिकमेंड किया, इनकम एक्सपेंडिचर्स कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं, प्रोविजनिंग कैसे की जाती है रिस्क की 5.5% से लेकर 6.5% तक। तो ऐसी और इकोनॉमिक और GS पेपर 3 के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।